Hello students, this is Imran Khan. Welcome again on the online platform of Ideal Institute of Commerce. Students, आपको याद हो हम लोग जो पहला यूनिट कर रहे हैं, इस पहले यूनिट के अंदर हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम नेशनल इनकम को किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे। हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशंस के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोग जो भी चीजें कर रहे थे वो बेसिकली एक तरीके से रिलेटेड एग्रीगेट्स थे, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, जिनका इस्तेमाल हम बेसिकली नेशनल इनकम में करेंगे। तो वो चीजें अभी तक हम लोगों ने बेसिकली किया था। अब हम ये बात करना चाहेंगे, जैसे आपने देखा था कि मैंने आपसे कहा था कि जो NNPFC होता है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। किसको? NNPFC को हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन आपको याद हो कि वो जो NNPFC आप नेशनल इनकम कहते थे, वो NNPFC आपके पास तब तक नहीं आता था जब तक कि आपके पास जीडीपी की वैल्यू ना हो। जब एक बार आपके पास जीडीपी की वैल्यू होती थी तभी जाके आप जीडीपी से उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर पाते थे। अब सवाल यह बनता है कि वो जीडीपी की वैल्यू कहां से आएगी, किस तरीके से आएगी और हम उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालने की बात करेंगे कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो नेशनल इनकम होता है बेसिकली वो निकालने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करती हैं। यानी हमारा जो नेशनल इनकम निकालने के जो तीन मेथड्स हैं उसमें पहला हमारा है जिसको आप बेसिकली कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, या आप इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। सो आप इसको प्रोडक्शन मेथड कहिए या आप इसको वैल्यू एडेड मेथड कहिए। इस मेथड में क्या होता है कि आप बेसिकली जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालते हैं। प्रोडक्शन के बेसिस पे का मतलब यह होता है कि आप अपनी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, आप उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज में क्या होता है, आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है। हमारे यहां ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं और उनका काम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, तो उनकी इनकम का एग्जैक्ट डेटा हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। तो इस तरह के सेक्टर्स में बेसिकली नेशनल इनकम निकालने के लिए प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हम बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के वैल्यू के बेसिस पे हम बेसिकली नेशनल इनकम या जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं। तो पहला मेथड आपका जो है वो है प्रोडक्शन मेथड, या आप इसको बेसिकली कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो इनकम मेथड का इस्तेमाल करती हैं। इनकम मेथड में क्या होता है कि इनकम मेथड में आप लोगों के फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हुए नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। आप ये देखते हैं कि जो भी हमारे देश के अंदर लोग हैं वो कितनी कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम कितनी कितनी अर्न कर रहे हैं। तो जब आप नेशनल इनकम की एस्टिमेशन इनकम के बेसिस पे करते हैं तो उसको आप इनकम मेथड कहते हैं। और ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वहां पर उन कंट्रीज के अंदर इस इनकम मेथड का इस्तेमाल जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा हमारा मेथड है जिसको आप कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो हम नेशनल इनकम निकालेंगे वो एक्सपेंसेस के बेसिस पे निकालेंगे, खर्चे के बेसिस पे निकालेंगे। यानी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे आप पैसा खर्च करते हैं उन खर्चों के बेसिस पे हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। तो कुल मिला के नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। आप इसको प्रोडक्शन मेथड कहिए या इसको वैल्यू एडेड मेथड कहिए, एक ही चीज है। ये पहला मेथड है। दूसरा हमारा जो है वो इनकम मेथड है और तीसरा हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। इन तीन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको समझा दूं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं प्रोडक्शन मेथड,
जिसको आप वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कितने का एडिशन आपने किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इस पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेन के प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट्स भी आपको यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस पेन को प्रोड्यूस करने में आपने 500 करोड़ रुपए खर्च किए या 500 रुपए खर्च किए। 500 रुपए का इनपुट खरीद के, इनपुट जो खरीदने में जो आपने खर्च किया वो 500 खर्च किया है, और इससे जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो मान लीजिए 1200 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो 500 रुपए का रॉ मटेरियल इनपुट मैंने खरीदा, उससे मैंने मान लीजिए पेन का प्रोडक्शन मैंने किया। पेन जो मैंने प्रोड्यूस किया वो मान लीजिए 1200 रुपए का पेन प्रोड्यूस किया। तो वैल्यू एडिशन मैंने कितने का किया? वैल्यू एडिशन जो मैंने किया वो सिंपल सी बात है कि 700 का वैल्यू एडिशन मैंने किया है, क्योंकि जो पेन मैंने प्रोड्यूस किया है वो 1200 का है, जिसमें से 500 रुपए मेरे अपने हैं जो मैंने खर्च किए इनपुट का। तो 1200 में से 500 माइनस कर देंगे, आपको 700 आ जाएगा। यही होता है वैल्यू एडिशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो आप इसको वैल्यू एडेड मेथड कहिए या आप इसको प्रोडक्शन मेथड कहिए। यह पहला मेथड है जिस मेथड से हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग enterprises within the domestic territory of country during the period of 1 year। का मतलब यह हुआ कि एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का मतलब चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, ये सब प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं। इनके द्वारा जो भी वैल्यू एडिशन किया गया होगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग प्रोड्यूस किए गए होंगे, उनके वैल्यू के बेसिस पे आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे। ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा हमारा जो मेथड है वो है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे कि हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक तो आपका आता है लैंड, दूसरा आता है आपका लेबर, तीसरा आपका आता है कैपिटल, और चौथा आपका आता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर, सो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करेंगे, जैसे लैंड के बदले में आप क्या देंगे? रेंट की पेमेंट करेंगे। लेबर को आप क्या देंगे? वेजेस एंड सैलरी की पेमेंट करेंगे। कैपिटल अगर आपने यूज किया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। और अगर आपने एंटरप्रेन्योर यानी कोई पार्टनर को अगर आपने हायर किया हुआ है, एंटरप्रेन्योर होता है जिसके साथ मिलकर आप बिजनेस कर रहे होते हैं, उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर को आपने हायर किया है उसको बेसिकली आप प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो जो भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट हम करेंगे उन पेमेंट के बेसिस पे यानी उस फैक्टर इनकम के बेसिस पे हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे। वो हमारा है दूसरा इनकम मेथड। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसमें तीसरा जो मेथड हमारा है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। हमने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब यह होता है कि आपकी इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली प्रोड्यूस किए गए हैं, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे जितना पैसा आप खर्च करेंगे, उन खर्चों के बेसिस पे जब आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे तो वो आपका एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड का प्रोसेस होगा। देखिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year। एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो पैसा आप खर्च करेंगे, उस खर्चे के बेसिस पे हम आपकी इनकम को एस्टिमेट करेंगे। तो नेशनल इनकम निकालने का यह भी तरीका है कि आप एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे, एक्सपेंसेस के बेसिस पे भी नेशनल इनकम का एस्टिमेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हो गए। वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आज की इस क्लास में
हम जो बात करेंगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में। हम जो बात करने वाले हैं कौन से मेथड के बारे में? इनकम मेथड के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, इनकम मेथड का जो फॉर्मेट है इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा। मैं 2 फॉर्मेट कराऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहले इनकम मेथड कराऊंगा, फिर एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा। और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड को अच्छे से उसका फॉर्मेट पहले आपको याद करना होगा और तब जाके हम उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। समझ में आ रही बात आपको? सबसे पहले हम इनकम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हमारा जो इनकम मेथड होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे जो नेशनल इनकम निकालेंगे आप, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनको जो आप पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट के बेसिस पे आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे। यानी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनकम मेथड के अंदर जो नेशनल इनकम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होगा, फैक्टर पेमेंट ही इंक्लूड होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। पेमेंट हमारी 2 तरह की होती है। एक तो होती है जिसको आप बेसिकली फैक्टर पेमेंट कह रहे हैं, एक तो हमारा है जिसको आप फैक्टर पेमेंट कह रहे हैं, और दूसरा होता है जिसको आप बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। पेमेंट 2 तरह का होता है, एक फैक्टर पेमेंट और दूसरा ट्रांसफर पेमेंट। You need to understand the difference between the factor payment and the transfer payment. Let me tell you that the factor payment is basically payment against your factor services. जब आप कोई काम करते हैं, जब कोई आप मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले में जो चीज आपको मिलती है वो आपकी फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट माना जाता है। अगर आपने कोई मेहनत की हुई है और उसके बदले में जो पैसा मिला हुआ है वो फैक्टर पेमेंट होगा। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है जिसके बदले में आपने कोई सर्विसेज नहीं दी है, जिसके बदले में आपने कोई मेहनत नहीं की है, जिसके बदले में आप जो है उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं दे रहे। ये एक तरीके से जो ट्रांसफर होता है, ये चैरिटी का पैसा होता है, फ्री का मिला हुआ पैसा होता है। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, विडो पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी चैरिटी के फॉर्म में मिली हुई इनकम होती है उसको आप इनकम मेथड में इनकम नहीं मानते हैं। तो इनकम मेथड में जो आप बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आते हैं अपने इनकम मेथड के ऊपर। अब इनकम मेथड के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो हम इंक्लूड करेंगे वो है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? फॉर्मेट को आपको नोट भी करना होगा बहुत अच्छे से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब यह होता है कि जब एक एम्प्लॉय काम करता है और उसके काम के बदले में जो कुछ भी उसको मिलता है वो उसके कंपनसेशन का हिस्सा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, तो जब मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा तो कंपनी मुझे क्या करेगी? कंपनी मुझे पेमेंट करेगी। तो जिस फॉर्म में जो जो पेमेंट मुझे आएगा वो मेरा कंपनसेशन का हिस्सा माना जाएगा। अब कंपनी जो मुझे पे करेगी वो क्या क्या पे करेगी? सबसे पहली चीज, आपको ये पेमेंट वेजेस एंड सैलरी के फॉर्म में हो सकता है। वेजेस एंड सैलरी मे बी इन कैश एंड मे बी इन काइंड, दोनों इंक्लूड होता है। जो कैश में होगा वो भी, जो काइंड में होगा वो भी। मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूं, कंपनी मुझे महीने का 50,000 रुपए कैश में पे करती है, वो भी इंक्लूड होगा। काइंड में पे करती है, काइंड में क्या? मुझे रहने का घर दे रही है, मेरे आने जाने के लिए गाड़ी दे रही है, मेरा इंश्योरेंस करा रही है। जो भी एडिशनल बेनिफिट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा वो भी आपके कंपनसेशन का हिस्सा माना जाएगा और वेजेस एंड सैलरी में ही उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका वेजेस एंड सैलरी। क्लियर है? इसमें दूसरा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर आपको वेजेस एंड सैलरी, अगर आप एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो वेजेस एंड सैलरी मिल जाएगा। अगर आप एक्टिव एम्प्लॉय नहीं है
तो उसके बदले में वेजेस एंड सैलरी के बदले में आपको पेंशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैं पेंशन की बात करता हूं तो पेंशन बेसिकली कई तरह के होते हैं। जैसे एक विडो पेंशन है और एक पेंशन ऑन रिटायरमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विडो पेंशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट? जो विडो पेंशन होता है वो ट्रांसफर पेमेंट है, चैरिटी का पैसा है, फ्री में मिला हुआ पैसा है, इसके बदले में आपने कोई मेहनत नहीं की है, इसके बदले में आपने कोई काम नहीं किया है। और मैंने आपसे पहले ही ये बात कह चुका हूं कि जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो चैरिटी के फॉर्म में मिला हुआ कोई भी पैसा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर समझ आया आप बात को? पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो है वो चैरिटी का पैसा नहीं है। पेंशन किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों मिलता है? कि जब वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और सर्विसेज के दौरान उनकी सैलरी में से ही एक हिस्सा उनका कट किया जाता है, जो कि जब वो एक तरीके से रिटायर्ड हो जाते हैं तब सरकार उनको पे करती है। तो वो उनके मेहनत का पैसा। तो अगर आप एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो वेजेस एंड सैलरी मिलेगा, एक्टिव एम्प्लॉय नहीं है तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा। तो कंपनसेशन में वेजेस एंड सैलरी को भी रखते हैं और पेंशन को भी रखते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम? एम्प्लॉयर्स, एक चीज आप यहां क्लियर करिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। आप मुझे बताइए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स में क्या फर्क है? एम्प्लॉय होता है जो काम करता है, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो मैं उस कंपनी के लिए एम्प्लॉय माना जाऊंगा। एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी जो है, कंपनी का मालिक जो है, जो मुझे नौकरी दे रहा है, वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो मैंने ये कहा कि कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर का मतलब हो गया कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे एज एन एम्प्लॉय जो भी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मैं एग्जांपल रखता हूं, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको यह बात पता होगी कि जितनी आपकी सैलरी होती है उतनी सैलरी आपकी कैश में नहीं आती, इन हैंड नहीं आती। अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए महीने की है, लेकिन मेरे पास कैश में जो सैलरी आ रही है वो मान लीजिए सिर्फ 45,000 आ रही है, तो इसका मतलब हर महीने 5,000 रुपए मेरी सैलरी कट हो रही है। अब वो 5,000 रुपए जो सैलरी कट होती है वो कहां जाती है? तो वो सैलरी, मान लीजिए मेरा सैलरी वो चला गया है पीएफ के फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड के नाम पे हर महीने मेरी 5,000 रुपए सैलरी कट जाती है। तो अब ये पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? मेरी सैलरी का वो हिस्सा जो सरकार पीएफ के तौर पर काटती है, तो वो 5,000 रुपए हर महीने कट जाता है। जब मैं जॉब को छोड़ता हूं, जब मैं रिटायर्ड हो जाता हूं, जब मैं नौकरी छोड़ देता हूं, तो वो पीएफ का पैसा मुझे वापस मिलता है। लेकिन हर महीने मेरे सैलरी से 5,000 रुपए कटा है, जितना पैसा मेरी सैलरी से कटता है उतना ही पैसा जो कंपनी वाले होते हैं उसमें ऐड करके मुझे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5,000 रुपए महीने का मेरी सैलरी से कट रहा था। मान लीजिए मैंने एक कंपनी में 1 साल जॉब किया, तो 1 साल जॉब का मतलब होगा 12 मंथ्स में मेरा जो पैसा कटा है वो 60,000 मेरी सैलरी का कट गया। अब मैं रिटायर्ड हो गया, कंपनी से नौकरी छोड़ दिया, मुझे वो पीएफ का पैसा वापस लेना था। तो अब जब मैं वापस लूंगा ना, तो मुझे ये 60,000 तो मेरी सैलरी से कटा था, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा कितना? 1,20,000 रुपए मिलेंगे। यानी जितना मेरी सैलरी से कटा है वो प्लस उतना उसमें ऐड करके मिलेगा। तो ये ऐड कौन कर रहा है? ये ऐड कर रहा है कंपनी वाले, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसको हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। यानी एक एम्प्लॉय के सिक्योरिटी के लिए कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलता है वो बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा माना जाता है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ब्रॉड लेवल पे 2 कंपोनेंट आते हैं, या तो वेजेस एंड सैलरी होगा या पेंशन और रिटायरमेंट होगा। ठीक है। सो आप ये मान लीजिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पहला कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी,
और दूसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब कई बार एग्जामिनर आपको यहां फंसाने की कोशिश करेगा और यहां एम्प्लॉयर की जगह पे वो एम्प्लॉय लिख देगा। अगर एम्प्लॉयर की जगह पे वो एम्प्लॉय लिखता है तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो अपनी सैलरी में से ही तो कंट्रीब्यूट करेगा। भाई मैं ये जो 5,000 रुपए हर महीने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा, वो मैं अपने 50,000 सैलरी में से ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो आप पूरा सैलरी भी ले लो और मेरा कंट्रीब्यूशन भी ले लो तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। समझ रहे आप इस चीज को? तो एग्जामिनर में अगर कहीं एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ हो तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको करेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को हम बेसिकली इंक्लूड करेंगे। तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें दो चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू अगर आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू गिवन होगी तो वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं होगा तब वेजेस एंड सैलरी को भी लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को भी लेंगे, और पेंशन दिया है तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट को भी लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, जो आप इस तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हमने अपना क्या माना है? पहला कंपोनेंट माना है। अब आ जाइए हमारे दूसरे कंपोनेंट पे। दूसरा हमारा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? दूसरा हमारा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि जब मैं अपना कोई भी एसेट्स, कोई भी कैपिटल, कोई भी चीज किसी को ऑपरेट करने के लिए देता हूं तो उसके बदले में जो कुछ मुझे मिलेगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सपोज करिए एक बिल्डिंग है, मैंने आपसे कहा कि ये आप मेरी बिल्डिंग का यूज करो, तो आप मुझे क्या करोगे? उस बिल्डिंग को यूज करोगे, मे बी इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो आप उसके बदले में मुझे रेंट पे करोगे। तो अगर कोई भी एसेट्स मैं आपको यूज करने के लिए देता हूं तो उसके बदले में आप मुझे सरप्लस देंगे। उसी सरप्लस को हम बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला आता है इसमें रेंट एंड रॉयल्टी। अभी मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको अपनी बिल्डिंग देता हूं, अगर अपना घर देता हूं, अपना कोई एसेट्स देता हूं आपको, तो यूज करते हैं आप उस लैंड को, उस बिल्डिंग को, तो आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे? आप मुझे रेंट पे करेंगे। तो रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला हिस्सा माना जाएगा। दूसरा इसमें एक और है रॉयल्टी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो रेंट होता है वो किसी टेंजिबल एसेट्स के बदले में पे किया जाता है। रेंट किसके बदले में पे किया जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल है, जिसको मैं टच कर सकता हूं, तो उसके बदले में रेंट होगा। लेकिन अगर मैं कोई इनटेंजिबल एसेट्स आपको देता हूं तो आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे रॉयल्टी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इज ए बिग ब्रांड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो लोग जानते हैं इसको। अब आप कहते हो कि सर मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू करूं और ये आपका जो नाम है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो पहली चीज मैं कहूंगा कि ऐसे कैसे आप मेरा नाम यूज नहीं कर सकते, और अगर आप मेरा नाम यूज करना चाहते हैं तो उसके बदले में मुझे भी कुछ बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे हर साल आप मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए पे कर देना। तो आप जो मुझे पे करोगे वो रॉयल्टी कहलाएगा, और रॉयल्टी आप जो दे रहे हैं वो मेरे नाम को यूज करने के बदले में आप दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो रॉयल्टी आप जो देते हैं वो नाम के इस्तेमाल करने के बदले में जो आप पे किया जाता है, जो इंटेंजिबल आइटम्स होते हैं उसके बदले में जो पेमेंट होता है वो आपका बेसिकली क्या माना जाता है? वो रॉयल्टी माना जाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में पहला कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? कि अगर मैंने आपको पैसा दिया है, कैपिटल दिया है कि लो आप मेरे पैसे का इस्तेमाल करिए, तो आप क्या करेंगे?
उसके बदले में आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, अदरवाइज मुझे अपना पैसा आपको उधार देने में मुझे क्या फायदा हुआ। तो जो कैपिटल होता है, जो लोन आप देते हैं, उसके बदले में जो आप पेमेंट करते हैं, वो आपका बेसिकली क्या माना जाता है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। और तीसरा इसका पार्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि जब आप बेसिकली किसी के साथ बिजनेस करते हैं, जब किसी के साथ आप ट्रेड करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर के तौर पर जब आप पार्टनर होते हैं, तो वो पार्टनर आपको क्या करता है? आपको बेसिकली प्रॉफिट शेयर करता है। आपको याद हो मैंने कहा था हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बदले में आपको मिल गया रेंट, दूसरा लेबर के बदले में आपको मिल गया कंपनसेशन, तीसरा कैपिटल के बदले में आपको मिल गया इंटरेस्ट, और चौथा एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर के बदले में आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट हैं। रेंट एंड रॉयल्टी पहला पार्ट है, इंटरेस्ट दूसरा पार्ट है, और प्रॉफिट तीसरा पार्ट है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन होगी तो आप रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन नहीं है, तब आप रेंट भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे और प्रॉफिट भी लेंगे। तब आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। तो पहला कंपोनेंट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसका सब कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को मिलके बनता है, राइट। अब इसमें एक लॉजिक और है छोटा सा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसमें हमारा डिविडेंड, पहला होता है डिविडेंड, दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स, और तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। जैसे एक कंपनी ने मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाई है, तो अब उस प्रॉफिट में वो क्या करेगी? डिविडेंड होगा। उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में बांट दिया गया, वो डिविडेंड कहलाएगा। प्रॉफिट में से एक हिस्सा तो शेयर होल्डर को आप बांटोगे ना, तो जो शेयर होल्डर को आपने बांट दिया वो डिविडेंड कहलाएगा। उस प्रॉफिट के ऊपर जो आपने टैक्स दिया, उसको कॉरपोरेशन टैक्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कॉरपोरेशन टैक्स कहेंगे। और उसके बाद कंपनी के पास जो बच गया, वो बेसिकली आपका होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट गिवन ना हो। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो उस केस में डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों को ऐड कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा, तभी आप इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक और चीज, इसमें हमारा जो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूं, इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, कि ये जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसके 3 नाम होते हैं, और आपको वो तीनों नाम पता होने चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जो पहला नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के 3 नाम होते हैं। पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा नाम होता है कॉर्पोरेट सेविंग, तीसरा नाम होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। सो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था, हमने कहा कि इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा हो गया कॉर्पोरेट सेविंग, और तीसरा हो गया नेट रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती, किसी भी नाम से ये बेसिकली आपका गिवन हो सकता है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट, आपको इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यानी हमने कहा कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीनों को ऐड करके आप प्रॉफिट बनाओगे।
इसमें जो बेसिकली प्रॉफिट का जो तीसरा पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसका 3 नाम हो सकता है, नेट रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो तीनों में से कोई भी नाम आपका गिवन हो सकता है। इस चीज को आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट के 3 पार्ट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के 3 नाम होते हैं, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा कॉर्पोरेट सेविंग और तीसरा नेट रिटेन अर्निंग। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू लेनी है, जो कि वेजेस एंड सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड करके आता है। दूसरा हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लेनी है, जो कि रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आता है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन होगी तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड नहीं करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होगी तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तीसरा और आखिरी जो कंपोनेंट है वो है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए, हमने यहां वेजेस एंड सैलरी लिया था। इंप्लॉय जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो नौकरी करते हैं, एक होते हैं अपना बिजनेस करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनको वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उनको क्या मिलेगा? वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को जो भी इनकम वो जनरेट करेंगे वो बेसिकली मिक्स्ड इनकम माना जाएगा। मिक्स इनकम का कोई सब कंपोनेंट्स नहीं होगा, मिक्स इनकम की डायरेक्ट वैल्यू आपके सामने गिवन होगी। क्लियर है? समझ में आ रही बात ये चीज आपको? तो हमने कहा इनकम मेथड में ब्रॉड लेवल पे 3 कंपोनेंट्स आ गया। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। अब आपको करना क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू और प्लस मिक्स्ड इनकम की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? तब हमारा निकल के आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। आपको पता है ना कि एनडीपीएफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को ऐड करेंगे, एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और इस डोमेस्टिक इनकम में आपको ऐड क्या करना होगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो ये आपका NNPFC यानी कि नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल to estimate national income through income method. The first thing that we need to take is the value of compensation of employee. The second thing, the value of operating surplus, and the third thing is mixed income. If we take the sum of these 3, we will get NDPFC, that is the domestic income. और उसमें if we add net factor income from abroad तो ये हमारा national income निकल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है। जब तक ये फॉर्मेट याद नहीं हो जाता तब तक हम नए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जब स्टार्ट करेंगे जब ये फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के वक्त वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, सावधानियां हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां, यानी नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से निकाल रहे हैं तो किन किन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका ख्याल हमें रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन नंबर 1, अगर आप ये प्रिकॉशन नहीं रखते हैं नेशनल इनकम आपका गलत आ जाएगा। प्रिकॉशन नंबर 1 कहता है कि कोई भी ट्रांसफर अर्निंग कौन सा होता है? ट्रांसफर पेमेंट जो चैरिटी के फॉर्म में मिलता है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो बेसिकली विडो पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो, स्कॉलरशिप हो, अगर कोई भी पैसा जो आपको फ्री में मिला हुआ है, आपको चैरिटी के फॉर्म में मिला हुआ है, जिसके बदले में आपने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी हैं, तो उस पैसे को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा प्रिकॉशंस है
इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, अगर आपने कोई भी इनकम इलीगल एक्टिविटीज से आप कमाते हो, इलीगल एक्टिविटीज का मतलब आपने कोई चोरी किया है, आपने स्मगलिंग किया है, आपने डकैती डाला है, कोई भी ऐसा आप काम कर रहे हैं जो एक तरीके से इलीगल है, तो उस से कमाई गई इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? क्योंकि इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई इनकम का जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी ये तो नहीं कहेगा ना कि देखो जी मैंने 50,000 रुपए चोरी करके कमाया है, देखो जी मैंने 1 लाख रुपए स्मगलिंग से कमाया है, मैंने 5 लाख रुपए स्नैचिंग से कमाया। नो वन इज गोइंग टू टेल अस, नो वन इज गोइंग टू टेल द गवर्नमेंट दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी दैट वी अर्न फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज। सो कोई भी इनकम जो आपने इलीगल एक्टिविटी से कमाया है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तीसरा प्रिकॉशन है कि कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड। सो कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड। अब एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराना सामान है, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स है, मेरे पास पुराना मोबाइल है, उस मोबाइल को मैंने बेच दिया। मान लीजिए मैंने अपना पुराना मोबाइल जो है वो 5,000 रुपए में बेच दिया, 5,000 रुपए में बेचा तो 5,000 रुपए मेरे पास आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पुराने सामान को बेचने के बाद जो भी पैसा आपको मिलता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जिस साल वो सामान बन के तैयार हुआ था उस साल हम उसकी वैल्यू पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। तो पुराने सामान को बेचने के बाद मिली हुई इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने पुराने सामान को खरीदने या बेचने पे ब्रोकर को कमीशन दिया है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा फोन आप बिकवा दो, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, आपने कहा सर ठीक है, मान लीजिए आपने मेरा फोन बिकवा दिया और जो 1,000 रुपए मैं आपको पे करूंगा वो आपके मेहनत का पैसा होगा, और कोई भी पुराने सामान को खरीदने बेचने पे जो ब्रोकर्स को आप कमीशन देते हैं वो उसके मेहनत का पैसा होता है। इस वजह से हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है ये चीज है? पहली चीज हमने कहा ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा हमने कहा इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और तीसरी चीज हमने कहा कि अगर पुराने सामान को बेचने के बाद जो इनकम आपको मिलेगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन पुराने सामान को खरीदने और बेचने पे जो ब्रोकर को आप कमीशन पे करेंगे उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रिकॉशन देखिए, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपने मान लीजिए आपके पास कोई शेयर्स है, कोई बॉन्ड्स है, कोई डिवेंचर्स है, जब आप उन शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिवेंचर्स को बेचते हैं, बेचने के बाद जो भी रिटर्न आपके पास आएगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम or the money received from the sale of shares or bonds or debentures are not to be included in the national income because ये productive activities यानी ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को प्रेजेंट नहीं करता, ये एक डॉक्यूमेंटल क्लेम है। तो अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, आपने कोई डिवेंचर्स खरीदे हैं, उसको बेचने से जो पैसा आपको मिलेगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने शेयर एंड बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने पे आपने ब्रोकरेज पे किया, आपने ब्रोकर्स के जरिए शेयर्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं या बेच रहे हैं, तो जो ब्रोकरेज, जो कमीशन आप उसको पे करेंगे उसको हम बेसिकली नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ब्रोकरेज को क्या करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो शेयर एंड बॉन्ड्स को बेचने के बाद मिले हुए पैसे को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन शेयर एंड बॉन्ड्स को खरीदने या बेचने पे जो कमीशन हम पे करते हैं उसको नेशनल इनकम में बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। अगला देखिए, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन क्या होता है? विंडफॉल गेन जो होता है वो होता है अचानक मिलने वाले इनकम।
जैसे लॉटरी से मिली हुई इनकम, घर से आपने निकला, नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया, रात को छत पे सोए हैं और मान लीजिए नोटों की बारिश हो रही है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो आपको अचानक मिल जाए, तो इस तरीके के विंडफॉल गेन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये वैल्यू एडिशन को प्रेजेंट नहीं करता, प्रोडक्शन को प्रेजेंट नहीं करता, इस वजह से इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगला हमारा है इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिकल है कि मान लीजिए आपका घर है और आप उस घर में खुद ही रहते हैं, तो उस घर का जो रेंट होगा, उस घर का जो किराया होगा, उस किराए को हम बेसिकली नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। Imputed rent of owner occupied house is to be treated along with rent as a component of factor income, क्योंकि वो आपके कैपिटल का रिटर्न है। आपका घर एक कैपिटल है ना आपके लिए, लेकिन उसका रिटर्न क्या है? क्योंकि आप खुद उसमें रह रहे हैं, इस वजह से रेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो रेंट का जो फायदा है वो खुद आप प्रिज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से उस रेंट की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सो इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है यहां तक? अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, पार्क है, मैंने उसमें सब्जियों का प्रोडक्शन कर रहा हूं या कोई भी चीज मैं वहां प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसके प्रोडक्शन से या उसके प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरी एक तरीके से इनकम है। सो एनी गुड्स यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की गई गुड्स उसी तरीके से कंसिडर की जाती है जिस तरीके से बाजार में बेचने के लिए गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तीसरी चीज देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैंने कहा ये प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों मिलकर प्रॉफिट बनता है। तो कह रहा है कि ये सब जो है वो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है। तो अगर आपने प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों को ऐड कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रिकॉशन है कि इनकम टैक्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है वो आप अपने इनकम का ही एक हिस्सा है ना, जो आप पे करते हैं, जो आपने कमाई है उसी में से आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो इनकम टैक्स के फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हैं उसको आप अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कंपनसेशन का हिस्सा माना जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज जब आप नेशनल इनकम मेथड से निकाल रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आगे मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर कोई भी ट्रांसफर पेमेंट को तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम पहले भी इस चीज को बेसिकली वो कर चुके हैं, बता चुके हैं। सबसे पहला ही पॉइंट था कि सिर्फ फैक्टर इनकम होगा, ट्रांसफर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। ये भी पॉइंट मैं बता चुका हूं कि अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम बेसिकली नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? इट इज क्लियर टिल नाउ? यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। पहली चीज गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, कोई भी पैसा गिफ्ट में मिल रहा है, चैरिटी में मिल रहा है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम, सुनामी हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, कोई भी ऐसा डिजास्टर्स हुआ और उसमें आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं
तो वो हेल्प चैरिटी के फॉर्म में पैसा जाएगा, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय ए रेस्टोरेंट, अगर एक रेस्टोरेंट वाला वेजिटेबल खरीदता है तो वो उसका इंटरमीडिएट खर्चा है ना, तो वो सब्जी को बनाएगा, बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा, तो वो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बिजली का बिल पे कर रहा है, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक फैक्ट्री एक तरीके से एक फर्म है, बिजली कंपनी एक तरीके से एक फर्म है। जब एक फर्म दूसरी फर्म को कोई पेमेंट करती है तो वो उसका इंटरमीडिएट खर्चा होता है, फाइनल खर्चा नहीं होता है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ्स, भाई घर में मम्मी है, वो पूरे दिन काम करती रहती हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है कि उनको पेमेंट्स कितना करना है, उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप कोई भी ऐसी सर्विस जो आप अपने घर वालों को दे रहे हैं उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल रेसिडेंट फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड, मान लीजिए मेरा भाई है जो सऊदी में रहता है, पैसा कमा के मुझे भेजता है, तो जो पैसा वो भेजेगा वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट होगा, वो एक तरीके से चैरिटी वाले फॉर्म में वो चला जाएगा और उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है डू इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करना है। पहला पॉइंट देखिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, सरकार डिफेंस में या सिक्योरिटी सर्विसेज में जो पैसा खर्च करती है उसको इंक्लूड करेंगे। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सरकार फ्री में सर्विसेज जो भी देती है उसका जो पैसा है वो भी इंक्लूड होगा। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये वही है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको भी इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन, इंडिया की कोई बैंक लंदन में है, वो फायदा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो वो इंडिया की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, तो इस वजह से वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा और उसको इंक्लूड करेंगे। वेजेस रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, अगर कोई इंडिया का आदमी है पाकिस्तान के एम्बेसी में काम कर रहा है, जो भी उसको वेजेस मिल रहा है, जो भी उसको इनकम मिल रही है, उसको हम बेसिकली नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सो आप यहां से समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के लिए जो इनकम मेथड का फ्रेम है विद प्रिकॉशंस, ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, और जब आप इसके फॉर्मेट को, इसके फ्रेम को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, आपको याद ही करना है क्योंकि अगली क्लास में मैं एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करूंगा और उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड को कंबाइन करके उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहां से, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा, उसको इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकालना होगा और एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकालना होगा। तो आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।